तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन फॉरेन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया। तो अब्दुल रजाक जो कि एक फॉरेन ट्रेवलर थे, वो भारत आए थे किसके शासन के टाइम पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवराया सेकंड। देवराया सेकंड जो थे, इनके शासन के टाइम पे, इनके कार्यकाल के टाइम पे अब्दुल रजाक जो थे ये भारत आए थे। तो फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया आए थे उससे रिलेटेड आपको 100% किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करी जाए तो पहले ये देख लेते हैं कि देवरायन सेकंड जो थे ये कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे। तो संगम डायनेस्टी के एक रूलर रहेंगे। और जो ट्रेवलर थे अब्दुल रजाक, ये आए थे, ये एक ट्रेवलर रहेंगे पर्शियन और ईरानियन। और ये कहाँ पे आए थे? तो ये विजयनगर में आए थे। अब जो दूसरे ट्रेवलर रहेंगे वो रहेंगे फाहीन। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भारत आए थे किसके शासन के टाइम में? विक्रम आदित्य के टाइम में, जिनको कि चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। हुएन सेंग भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसके शासन के टाइम में आए थे? तो ये हर्षवर्धन जो थे उनके टाइम में आए थे। इब्न बतूता भी आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये किसके शासन में आए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे। मेगस्थनीज आपको पता होगा ये किसके शासन में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे। थॉमस रॉय आए थे जहांगीर के शासन के टाइम में और 1615 में ये आए थे। तो ये कुछ ट्रैवलर्स हैं जो कि भारत आए थे, इंडिया आए थे, और ये एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप इनको कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2020। तो सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया, किसको दिया गया ये सम्मान? 2020 का पूरा करंट अफेयर और 2021 का पूरा करंट अफेयर, ये दोनों सालों के करंट अफेयर आपको चैनल पे तैयार कराए जाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम के लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं छूटेगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाए और आपको हमारे चैनल पे ना मिले। तो सब टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। सरस्वती सम्मान 2020 में किसको दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बेल। शरण कुमार लिम्बेल को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2020 से। अगर सम्मानों की यहाँ पे बात करी गई है तो कलिंग रत्न सम्मान होता है एक, वो किसको दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के करंट टाइम में गवर्नर रहेंगे विश्वभूषण हरिचंदन। इनको सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न सम्मान 2020 से। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था? कोनेरू हम्पी को इससे सम्मानित किया गया है। ये एक भारतीय चेस प्लेयर रहेंगे। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अनुज जॉर्ज को, जो कि एक इंडियन एथलीट हैं। गांधी पीस प्राइज रहेगा 2020 का, ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड रहेंगे। व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर शरद पगेर को। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल को। ये कौन रहेंगे? तो ये फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के। याओसोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये कौन सी स्टेट का एक फेस्टिवल रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर स्टेट का एक फेस्टिवल रहता है। मणिपुर स्टेट की अगर बात करी जाए तो मणिपुर के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, गवर्नर रहेंगे ला गणेशन, कैपिटल हो जाएगी इम्फाल। इसको जाना जाता है लैंड ऑफ ज्वेल्स के नाम से। बाउंड्री किस किस स्टेट से लगती है? नागालैंड, मिजोरम, आसाम और म्यांमार। म्यांमार कंट्री रहेगी, 3 स्टेट से लगती है और 1 कंट्री से। ट्राइब्स की बात करी जाए तो मैथी, पंगन्स और नागा, ये 3 फेमस ट्राइब्स हैं मिजोरम स्टेट की। जो मैथी ट्राइब है ये मेनली सेलिब्रेट करती है योसोंग फेस्टिवल को। तो ये योसोंग फेस्टिवल मैथी ट्राइब से ही रिलेटेड रहेगा। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में लोकेटेड है। सिरोही नेशनल पार्क रहेगा और लोकटक लेक भी है मणिपुर में। मणिपुर स्टेट बना था 27 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1997 में। विच रूलर बिल्ड द केव टेम्पल्स ऑफ इलोरा। तो इलोरा जो केव टेम्पल्स हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है इनके द्वारा, एक रूलर रहेंगे इनके द्वारा इलोरा केव्स के जो टेम्पल्स हैं वो बनवाए गए थे। अगर यहाँ बात करी जाए तो केव टेम्पल्स जो रहेंगे इलोरा और अजंता, दोनों केव्स के जो लोकेटेड हैं वो हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और ये बनवाए गए राष्ट्रकूटा रूलर के द्वारा। ये जो टेम्पल रहेंगे ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स हैं। क्यों वर्ल्ड फेमस टेम्पल रहेंगे? क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में इनको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा 1983 में। Which of the following countries will host the FIFA Women's World Cup 2023? तो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक टॉपिक क्वेश्चन हो जाएगा ये। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 में, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 कंट्रीज रहेंगी, ये दोनों मिलके
होस्ट करेंगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का। अब यहाँ पे अपकमिंग स्पोर्ट्स की बात करी गई तो विंटर ओलंपिक है 2022 का, वो होगा बीजिंग चाइना में। एशियन गेम्स होंगे 2022 के चाइना के अंदर। समर ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 का कतर के अंदर, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 का इंडिया में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2022 का न्यूजीलैंड में। हॉकी वर्ल्ड कप रहेगा 2023 का इंडिया में। रग्बी वर्ल्ड कप होगा फ्रांस के अंदर 2023 का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के होंगे हरियाणा में। 2021 में नहीं हो पाए कोरोना वायरस की वजह से, तो ये 2022 के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का। अब अगर कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली जाए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कहाँ पे है, बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे है, भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर है फरीदाबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटीज है गुरुग्राम में, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट का हैदराबाद में, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में। डेयरी इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में। जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था CBT 1 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको कि NDA भी बोला जाता है, रहेगा पुणे में। वेयर इज शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो शहीद अशफाक उल्ला जूलॉजिकल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ये आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सिटी रहेगी गोरखपुर, जहाँ पे लोकेटेड है शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट की यहाँ पे बात रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। दुधवा नेशनल पार्क रहेगा। नेशनल चंबल सेंचुरी रहेगी। पिलीभट टाइगर रिजर्व है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में। गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट है जो कि सोनभद्र में चल रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहेगी जो कि बनारस वाराणसी में लोकेटेड है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रेजेंट है। फतेहपुर सीकरी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट पूछी जाती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगी। ताजमहल कहाँ पे, आगरा में रहेगा, आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल लोकेटेड है। वेन इज दी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस TB डिसीज डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड TB डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपको ये पता होगा भी हमने हाल ही में 136 डेज के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अब TB डिसीज डे से अगर कुछ रिलेटेड बात करी जाए तो 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहेंगे रॉबर्ट कोच, जिनके द्वारा डिस्कवर करी गई थी खोज करी गई थी बैक्टीरियम की। TB का जो बैक्टीरियम होता है जिसका नाम रहेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरियम क्या होता है, नाम पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। तो ये जो होता है इसकी खोज करी गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। इसी कारण की वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है TB डे के रूप में। अगर वर्ल्ड TB डे 2021 की आपसे थीम पूछ ली जाए तो क्लॉक इज टिकिंग, ये काफी एक इंपॉर्टेंट थीम रहेगी, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुंवर सिंह वॉज अ लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन विच अमंग दी फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो कुंवर सिंह जो है उन्होंने लीड करा था कौन सी जगह को 1857 के रिवॉल्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट से लीड करा था कुंवर सिंह ने। अब और भी बाकी काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे लीडर्स रहेंगे जिन्होंने लीड करा था, तो उनको देख लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लीडर्स हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो दिल्ली से लीड करा था बहादुर शाह सेकंड ने, लखनऊ से करा था बेगम हजरत महल ने, कानपुर से करा था नाना साहिब ने,
झांसी और ग्वालियर से करा था लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। बरेली से करा गया था खान बहादुर खान के द्वारा। इलाहाबाद और बनारस से किया गया था मौलवी लियाकत अली के द्वारा। बिहार से करा गया था कुंवर सिंह। और ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई ऑप्शन, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट हो, ये सभी के सभी जितने भी रहेंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप इनको नोट कर लें कहीं पे, 100% एग्जाम में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इनमें से कौन सी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। जो आपका 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लैंड लॉक कंट्री कौन सी है इनमें से, तो हमारा आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी जो है एक लैंड लॉक कंट्री रहेगी। बाकी तीनों जो कंट्रीज हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, तो एसिड रेन का जो मेन कॉज होता है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है वो क्या होता है, कौन सा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का मेन रोल होता है एसिड रेन में। 60 से 70% जो रोल होता है वो SO2 का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर इसकी प्रेजेंस की बात करी जाए कि कितना कितना रोल होता है एसिड रेन में, तो एसिड रेन में कौन कौन से एसिड जो होते हैं जो कि मेन रोल प्रेजेंट करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, वो 60 से 70% रोल होता है उसका एसिड रेन में। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। आपसे ये नेम भी पूछे जाते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है या फिर इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। 30 से 40% रोल रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि HCl हम बोलते हैं, उसका भी रोल होता है एसिड रेन में, पर काफ़ी कम होता है क्योंकि HCl जो होता है काफ़ी हार्ड एक एसिड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डचीगम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी तीनों ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही हमने पीछे डिस्कस करे हैं, उत्तर प्रदेश में। सिमलीपल नेशनल पार्क आपको पता है उड़ीसा स्टेट में है। डचीगम नेशनल पार्क नहीं है आंध्र प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में है। अब यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात हुई है, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की। तो इनके कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, उनको एक बार देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हो गया दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपल नेशनल पार्क, नंदनकनान नेशनल जू, चिल्का लेक सेंचुरी, ये चारों लोकेटेड है उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर में दचीगम नेशनल पार्क रहेगा, सलीम अली नेशनल पार्क रहेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब सलीम अली नेशनल पार्क अलग रहता है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी अलग रहती है। यहाँ पे तो सलीम अली नेशनल पार्क आ गया। अगर आपको पता है, हमने पीछे ही डिस्कस करा था कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि कौन सी स्टेट में लोकेटेड है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस जगह रहती है, इतना हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कौन सी स्टेट रहेगी। आंध्र प्रदेश में क्या है, तो कसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क रहेगा आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क भी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में ही। बाय हुम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, तो अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के उनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो 76 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है कि भारत के एक अटॉर्नी जनरल होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के। करंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल रहेंगे। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सेटलवर्ट रहेंगे। माउंट मेरपी वॉल्केनो इज इन विच कंट्री, तो माउंट मेरपी वॉल्केनो जो है ये कौन सी कंट्री में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कंट्री है उसमें लोकेटेड है माउंट मेरपी वॉल्केनो। इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी जकार्ता, वो डूबने की कगार पे आ चुकी है, वो डूबती जा रही है पानी के अंदर। तो इन्होंने हाल ही में अपनी जो कैपिटल है उसको बदल दिया है। तो इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल चुनी है, उसको हमने अभी पीछे कल ही अपनी करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो आपको ध्यान हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। विच कंट्रीज स्टूडेंट गॉट मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, कौन सी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनको की मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कंट्री रहेगी उनको दी गई है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप। अगर इस स्कॉलरशिप की बात करी जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप दी है, जिसके द्वारा जो उनकी पढ़ाई लिखाई है उससे रिलेटेड एक स्कॉलरशिप रहेगी, कुछ पैसे होंगे जो कि उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टाका, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हमीद रहेंगे प्रेसिडेंट। इंडिया जो है सबसे लंबी बॉर्डर अपना शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। इंडिया की जो स्टेट जो शेयर करती है बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री वो रहेंगी आसाम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ इंडिया की। 16 दिसंबर को इंडिया के द्वारा इंडिपेंडेंट किया गया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिया ने 1972 के युद्ध के द्वारा 16 दिसंबर को अलग कर दिया था। बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना दी गई थी। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू कम अप इन विच स्टेट, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लाया गया है, लॉन्च किया गया है, वो कौन सी स्टेट में रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट रहेगा। Which one of the following was the war that marked the beginning of British dominance in India? तो ब्रिटिश की जो डोमिनेंस है, ब्रिटिश की जो पावर थी, जो उनकी एक पहुंच स्टार्ट करी गई थी इंडिया में, तो वो कौन सा युद्ध रहेगा जिसके द्वारा उनकी जो पावर थी वो बढ़ गई थी उस युद्ध के बाद? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी से जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो शासन था वो स्टार्ट हो गया था, उनकी पावर काफ़ी बढ़ गई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो रहेगा ये इससे रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे 3 बैटल्स की बात करी गई है, बैटल ऑफ प्लासी की, बैटल ऑफ बक्सर की और थर्ड बैटल ऑफ मैसूर की। अगर इन तीनों बैटल्स की बात करी जाए तो इनके ईयर और किस किस के बीच में लड़ी गई थी ये आप ध्यान रख सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी 1757 में नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के द्वारा। बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा गया था 1764 में नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पायर, मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। और ये जो बैटल रहेगी ये भी ब्रिटिशर्स को बनाने के लिए, उनकी नींव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लड़ाई थी, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने अकेले अपने दम पे नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पायर को और मीर कासिम तीनों को हरा दिया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जो कि लड़ा गया था 1790 से 92 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स के द्वारा हरा दिया गया था। और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि टीपू सुल्तान कौन से वॉर में हारे थे, तो वो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर रहता है। उनकी डेथ हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। ब्रिटिशर्स का फाउंडर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडर कौन है, तो वो रहेंगे लॉर्ड रॉबर्ट क्लिव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लिव जो हैं ये जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिशर्स को लीड करा था लॉर्ड रॉबर्ट क्लिव ने, इसीलिए इनको फाउंडर कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस विच कांग्रेस लीडर सेड दैट कांग्रेस शुड बी अबॉलिश्ड, तो कांग्रेस जो एक पार्टी रहेगी जो कि अभी भी आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, उसको खत्म करने के लिए उसको खत्म करने के लिए किस कांग्रेस के लीडर ने कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंस जब हुआ था इंडिया का, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। और कांग्रेस जो होगा इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट रहे थे। महात्मा गांधी भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1924 में, जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। विच मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इज कॉल्ड फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो फर्स्ट जो पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी के द्वारा वो कब किया गया था? तो 1917 रहेगा, क्योंकि 1915 में तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 1917 में कौन सा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण मूवमेंट ही रहेगा पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी का। Where was the final of the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 held? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई है 2021 की, उसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में फाइनल हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। इंपॉर्टेंट ट्रॉफी रहती है, किसके द्वारा जीती गई थी वो हम डिटेल्स देख लेते हैं पहले एक बार। ये जो हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद में, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा पूरी दुनिया का, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1.32 लाख। तो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1982 में। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है 2021 की, जीती गई है तमिलनाडु के द्वारा। इन्होंने हरा दिया था बड़ौदा को, फाइनल में तमिलनाडु जीती थी बड़ौदा को हरा के।
तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको सारी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं उन पे वीडियोस मिलेंगी। आपके रेलवे CBT-2 एग्जाम के लिए, रेलवे NTPC एग्जाम के, रेलवे CBT-2 एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, SSC CGL CHSL जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बिल्कुल डिटेल तैयारी कराई जाएगी आपको इस चैनल पे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ हमारी ई बुक्स रहेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी, बूस्ट करेंगी आपकी पढ़ाई को, तो आप उनको बाय कर सकते हैं। 2000 क्वेश्चंस की ई बुक है 99 रुपीज़ में। 69 रुपीज़ में स्टैटिक जीके की ई बुक रहेगी। जनवरी से जून करंट अफेयर 2021 का 29 रुपीज़ में, और 59 रुपीज़ में जुलाई से लेकर दिसंबर करंट अफेयर रहेगा। आप चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।